जय हिंद साथियों। आज अपन भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 का युद्ध है उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। ये युद्ध 1971 में लड़ा गया था और इसके पीछे कुछ खास वजह थी। बहुत ही शानदार युद्ध हुआ था, इसके बारे में अपन देखेंगे। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान दो तरह से था, दो जगह था। एक तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान था, इसको तो पश्चिम पाकिस्तान बोलते थे, और ये वाला पार्ट बांग्लादेश वाला, ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये भी पाकिस्तान था, दोनों पाकिस्तान। ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान। अब हुआ क्या, 1971 में चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान क्या बने, प्रधानमंत्री बने, जो यहां के थे। ठीक है, लेकिन 1971 में आर्मी ने, कहां की, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको प्राइम मिनिस्टर की शपथ नहीं लेने दी। जब प्राइम मिनिस्टर की शपथ नहीं लेने दी तो शेख मुजीबुर रहमान ने घोषणा करी। कब करी, तो इन्होंने 7 मार्च को, कब, 7 मार्च को इन्होंने घोषणा करी। अपने भाषण में कहा कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम से नया देश बनाएंगे और उस नए देश को ये दोनों अलग होंगे। अब ये 7 मार्च 1971 की बात है और ये यहीं पर थे, क्योंकि गवर्नमेंट शासन का जो इनका पार्लियामेंट वगैरह सब यहीं था, तो यहां थे। इनको 23 मार्च को यहीं पर क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और शासन आर्मी का, बाद में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आर्मी ने शासन किया है। पाकिस्तान में आर्मी का बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि आर्मी का चीफ रहता है, उसके पास पावर रहती है, उसके पास इतनी सारी फोर्स रहती है। बाकी पॉलिटिक्स के पास इतना ज्यादा कुछ रहता नहीं है, बेचारा अपना करके निकल लेते हैं। ऐसा स्थिति पाकिस्तान में है। तो 1971 में यहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया और शासन किसका हो गया, सेना का। सेना का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख हो गया और अब स्थिति युद्ध जैसी बन गई। उन्होंने घोषणा कर दी, इनमें गृह युद्ध शुरू हो गया इधर घोषणा करते ही। अब जो ये आर्मी थी, आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म ढालना शुरू कर दिया। जुल्म ढाना शुरू कर दिया, जो मिले, जो बच्चे मिले, चाहे बूढ़े मिले, किसी को पीट दिया, गोली चला दी। जहां थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने विरोध कर दिया, उसकी गोली चला दी। उस वक्त बताते हैं पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में 4 लाख महिलाओं का रेप हुआ था। 4 लाख महिलाओं का रेप इन पाकिस्तानी सैनिकों ने करा था। सैनिकों के नाम पर ये लोग खूंखार दरिंदे बनकर बैठे थे। सेना की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और पूर्वी पाकिस्तान बिल्कुल बर्बर अवस्था में हो चुका था। गरीबी की हालत, खाने को दाना नहीं थे, ऊपर से इस तरह के अत्याचार। इसलिए बांग्लादेश ने ठान लिया था कि अब हम आजाद होकर ही रहेंगे। और पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में मुक्ति वाहिनी संगठन का गठन किया गया। मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया बांग्लादेश में। किसको, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था उसके विरोध में। और उसी वक्त यहां से 10 लाख शरणार्थी भारत में आ गए। वो स्थिति इतनी नाजुक थी कि बांग्लादेश से 10 लाख शरणार्थी, कितने, 10 लाख शरणार्थी भारत आ गए। ऐसी स्थिति बनी हुई थी। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। उन्होंने हमारे आर्मी के चीफ जनरल मानेकशॉ से बात करी। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश की रक्षा करनी चाहिए, बांग्लादेश के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश की स्थिति बहुत भयानक हो रखी है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए। हमारा युद्ध उद्देश्य पाकिस्तान को युद्ध में हराना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि, भारत का उद्देश्य था कि बांग्लादेश की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां दरिंदगी जैसी हालत बनी हुई है और हालत बहुत नाजुक है। इसलिए जनरल मानेकशॉ से इंदिरा गांधी ने क्या पूछा, बात करी कि हमें किस तरह से युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहिए और बांग्लादेश को आजाद करवाना चाहिए। तो जनरल मानेकशॉ ने उनको युद्ध करने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी गठन तो हो गया लेकिन वो तैयार नहीं है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरा, इस दौरान भारत और इसकी क्षेत्र में बारिश होती है, तो बारिश में हम लोग इतने अच्छे से युद्ध के लिए काम नहीं कर पाएंगे, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाएगी और ऐसी स्थिति में अपने
युद्ध में युद्ध के लायक नहीं रहेगा बांग्लादेश और भारत, इसलिए वो नहीं किया। तीसरा कारण इसका ये था कि हमारी जो रशिया से ट्रीटी चल रही थी उसको प्रॉपर तरीके से हो जाने दो। रशिया और इंडिया की जो ट्रीटी चल रही है उसको प्रॉपर तरीके से हो जाने दो, उसके बाद में अपन करेंगे। तो नवंबर तक युद्ध करने के लिए मना कर दिया। लेकिन और हमारा उद्देश्य बांग्लादेश की रक्षा करना था, ये नहीं था कि हम युद्ध करेंगे। फिर पाकिस्तान खुद से ही आरबेल खुद मुझे मार वाला काम कर दिया 3 दिसंबर को। हम तो तैयारी थे कि नवंबर तक नहीं करेंगे, दिसंबर में कर देंगे, क्योंकि बारिश उसके बाद होती नहीं है। और उसने पाकिस्तान ने हमला कर दिया, क्योंकि हम तो हमारी सेना सारी कहां गई हुई थी उस दौरान, बांग्लादेश की सीमा पर, क्योंकि इनकी मदद करने के लिए, हम तो इसको आजाद करवाने के लिए गए हुए थे। इस यहां पर सारी सेना गई हुई थी, तो पाकिस्तान ने मौका देकर यहां पर चारों तरफ से कि इधर हमारा क्षेत्र भी रहेगा, और यहां लोंगेवाला जैसलमेर में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया 3 दिसंबर 1971 को। ऐसी स्थिति, इसने घातक भयानक हमला कर दिया। और दोस्तों यहां पर हमारे केवल 120 फौजी हैं, पाकिस्तान के पास टैंक और इतनी सारी आर्मी, और हमारे पास केवल 120 सैनिक हैं, क्योंकि सेना हमारी कहां गई हुई थी, सारी इधर बची कुछ यहां थी, कुछ यहां तो कुछ था ही नहीं, यहां सेना थी नहीं। लोंगे वाले की इस सीमा पर मात्र 120 आदमी थे। 5 कमरों में अगर भरे तो 5 कमरे भी नहीं लगे, इतने से कम आदमी थे, और वहां पर उसने मौका देखकर आक्रमण कर दिया। लेकिन यहां पर पोस्टिंग, हमारे पास पोस्टिंग किसकी थी, कुलदीप सिंह चांदपुरी मेजर थे। 120 लोगों के मेजर कौन थे, कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब ये कुलदीप सिंह चांदपुरी यहां पर बैठे थे, और रात में उन पर क्या हो गया, हमला हो गया। रात में हमला हो गया। उधर से कितने लोग थे, पाकिस्तानी आर्मी के 2800 जवान। कितने जवान, 2800 जवान, और उनके पास बहुत सारे टैंक और 2800 जवान, और ब्रिगेडियर तारिक मीर था। 2800 जवानों का ब्रिगेडियर कौन था, तारिक मीर। उसने 120 जवानों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। रात का समय था, पता चलता नहीं था, दिखता था नहीं, उस वक्त इतनी आधुनिक लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास पीछे हटने के अलावा ऑप्शन नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी सरजमी के लिए, अपनी भारत माता की भूमि के लिए उन्होंने मना कर दिया कि पीछे नहीं हटेंगे, जान लगा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने रात में हमला किया था लोंगेवाला पर। हमारे पास क्या था, आर्मी के पास हंटर जहाज थे। पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है अपने उस वक्त भी, क्योंकि छोटा सा था। हमारे पास हंटर जहाज थे कि सुबह तो, रात में तो वो चल नहीं सकते अंधेरे में, उसको दिखता नहीं है, लेकिन वो सुबह होते ही जैसे ही उजाला हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो हंटर जहाज आकर धड़ाम धड़ाम सारा कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, छुड़ा लेंगे। लेकिन क्या है, दिक्कत ये है कि रात भर में तो ये 2800 जवान इतने अपने टैंक के साथ में बहुत अंदर तक जाएंगे। कुलदीप सिंह चांदपुरी को एक ही काम करना था कि कुछ भी करके इसको रात को रोके रखना था, केवल सुबह तक पहुंचाना था, ताकि सुबह जैसे ही होगा तो क्या होगा, इनको हंटर जहाज आकर अपनी वायुसेना इनको उड़ा देगी। अब उन्होंने क्या करा, रात में अपने जो टिफिन के बॉक्स थे उनमें नकली वो करके बारूद लगाकर इसको गड्ढा खोदकर लगा दिया कि हाँ ये माइंस है। कहीं कहीं माइंस भी बिछाई और कहीं कहीं उसको छोड़ दिया, ताकि वो हर एक जगह को ढूंढे, उनको ढूंढने को मजबूर कर दिया। और वो एक एक जगह को ढूंढने के लिए चारों तरफ से घूमने लग गए, चारों तरफ देखने लग गए। और हमारी सेना थी, उसके 120 जवान थे, उनको चारों तरफ 2 किलोमीटर एरिया में फैला दिया, ताकि उनको पता चले कि हमारे पास इतनी ज्यादा आर्मी है, यहां पर 120 आदमी नहीं है। जब उनको पहले से आइडिया, सूचनाएं दी गई थी कि यहां पर सेना बहुत कम है, और जब चारों तरफ से फायरिंग होने लग गई, उधर से भी फायरिंग हो रही है, उधर से भी फायरिंग हो रही है, तो उनको लगा कि सेना बहुत ज्यादा है और माइंस भी बहुत ज्यादा है। माइंस ज्यादा है तो हम कुछ भी करके इसको देखते हैं और प्रॉपर तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब माइंस को ढूंढते ढूंढते उनको टाइम ज्यादा लग गया। कुलदीप सिंह चांदपुरी इतने गजब के हमारे मेजर साहब थे, उन्होंने इतना बढ़िया दिमाग लगाया, इनको सुबह करके 3-4 बज गए इन माइंस को खोदने में ही।
फिर वो ढूंढने लगे कि इधर है या इधर है, इधर है। उनके पास भी लाइट की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। और ऐसा करते करते ये थोड़ा सा ही अंदर भारतीय सीमा में आए, और थोड़ा सा ही अंदर भारतीय सीमा में आए, और इनको क्या हुआ, सुबह हो गई। और जैसे ही सुबह हुई और हमारे जो जहाज थे, हंटर जहाज, वो आए धड़ाम धड़ाम से इसको चारों तरफ से घेर कर गजब से मारा। और तो और इनके टैंकों के ऊपर हमारे वालों ने जाकर फोटो भी खिंचवाई। मैं आपको ये फोटो, ये दिख रहा होगा, टैंक का ऐसा हाल कर दिया, उसके ट्रक का ऐसा हाल कर दिया कि पूछो मत। हालत बहुत खराब हो गई और वो चले गए। और फिर डर के मारे वो आर्मी के जो जवान थे, डेड बॉडी थी। सुबह जैसा हो जाता है कि भाई आपका मर गया, आपके आदमी इतने हैं तो सब अपने अपने को उठा ले जाओ, लेकिन वो डर के मारे अपने डेड बॉडीज को लेने भी नहीं आए। 2800 जवान लेके आए थे, उसमें से कुछ ही बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। उनको डेड बॉडीज को भी लेके लेने नहीं आए। फिर हमारे वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सारों को लेके उनका दाह संस्कार प्रॉपर तरीके से किया था। ये भारतीय सेना का है। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी हार थी। अब क्या करता है पाकिस्तान? पाकिस्तान, ये तो हमारी एयरफोर्स थी, अब आ गई नेवी। नेवी ने भी 5 दिसंबर को बुरी तरह से कराची पर हमला करा और कराची को पूरे को तबाह कर दिया, पूरा तबाह कर दिया। पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हो गई। मतलब पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन हमारी स्ट्रेटजिक जो सक्सेस थी उसकी वजह से हमारी जीत भयंकर हुई। भारतीय सेना ने जो बांग्लादेश है यहां पर इकट्ठा कर रखा था, यहां पर खड़ा कर रखा था आईएनएस विक्रांत। ये अच्छा जहाज था, और ये जहाज मतलब अच्छा कैपेबल था। नेवी इससे बहुत पावरफुल थी। इसको केवल पनडुब्बी ही इस पर हार्म कर सकती थी, ऊपर से तो कोई इसको तबाह नहीं कर सकता था। ये जहाज इतना कैपेबल था कि ये मतलब सबको तबाह कर दे, इसको कुछ होने जाने वाला नहीं था। तो इनके पास में एक पीएनएस गाजी करके पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी, और उसको समुद्र के अंदर से यहां से लेके आए। और किसको मारने के लिए? आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। अब आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए यहां आ गए, और पनडुब्बी वैसे तो पानी में से दिखे नहीं कि कहां से है, और वो आके वो तो तबाह कर दे। यहां से जैसे आई और यहां वो पीएनएस गाजी पनडुब्बी आई, तो भ्रमित सूचना फैला दी गई, और कि विशाखापत्तनम पूरा खाली करवा लिया गया, कि विशाखापत्तनम खाली करवा लिया गया कि आप क्या करो कि यहाँ पर बहुत बड़ा जहाज आ रहा है, आईएनएस विक्रांत आ रहा है, तो आप इसको खाली कर दो। और सबको भगा दिया ताकि उनको भ्रमित सूचना, और सूचना देने वाले रहते ही हैं, तो उन्होंने सूचना दी कि आईएनएस विक्रांत तो विशाखापत्तनम में आ रहा है। अब विशाखापत्तनम में आ रहा है तो यहाँ पर आईएनएस राजपूत था। आईएनएस राजपूत को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर खड़ा कर दिया। अब वो बेचारा अपनी रिपेयर के लिए उसको खड़ा कर रखा था, रिपेयर की स्थिति में था, और उनको पता था कि आईएनएस विक्रांत है वो अंदर समुद्र के अंदर आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन आईएनएस राजपूत कर सकता है। अब हमारा स्ट्रेटेजिक सक्सेस हो गया। क्या हो गया कि जैसे ही पनडुब्बी वो वापस आई, पीएनएस गाजी इधर जाती जाती वापस आई, और जैसे ही उनको दिखी, उसने समझा कि ये आईएनएस विक्रांत है, उसने फायर करना शुरू किया। किसने? पीएनएस गाजी ने। और हमारे आईएनएस राजपूत ने उस पनडुब्बी को तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, ना आर्मी के पास कुछ है, ना एयरफोर्स के पास कुछ है, ना उनकी सेना के पास कुछ बचा है। अब उनका तबाह हो गया, और बांग्लादेश का उन्होंने पूरा तबाह करके रख दिया था। पहले चटगांव को तबाह करके रख दिया था, और बांग्लादेश की बुरी हालत कर रखी थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, पाकिस्तान की हालत टाइट होने लगी। पाकिस्तान कहाँ चला गया? अमेरिका के पास में, किया जाओ आओ हमें बचाओ। अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, और अमेरिका सपोर्ट करता था तो उसने रूस के पास वीटो की पावर थी सुरक्षा परिषद में, तो उसमें भारत को दोषी ठहराने वाली बात हो रही थी कि इसमें भारत का क्या लेना देना, हमारा है, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन उस पर वीटो रूस ने किया। अब रशिया यूएसए के पास चला गया पाकिस्तान। यूएसए ने
अपना सातवां बेड़ा भेजा। सातवां बेड़ा मतलब वो जहाज़ों का एक क्रू भेजते हैं, उसमें नेवी ऐसे बड़ा सा जहाज और उसमें बहुत सारा उड़ने वाले जहाज भी और वैसे जहाज भी। तो उसने सातवां बेड़ा हमारे हिंद महासागर में उतार दिया। सातवां बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया। अब क्या होता है, इधर से ब्रिटेन से भी उसने मदद मांग ली और ब्रिटेन वालों ने अपना ईगल क्या भेज दिया, ईगल कहाँ भेज दिया, यहाँ पर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के ऊपर भेज दिया। अब उनका ईगल था, लेकिन भारत का एक दोस्त है रशिया, उस रशिया ने अपना यहां पर 40वां बेड़ा भेजा। तो 40वां बेड़ा, और रशिया भारत की सीमा के पास में आ सकता था क्योंकि उसका टैक्ट था। तो उसने क्या करा, भारत की सीमा के पास पास अपना बेड़ा लगा लिया और वहां उसको बाहर रखा, क्योंकि 220 नॉटिकल मील तक तो हमारा क्षेत्र होता है, जिसकी सीमा होती है 220 नॉटिकल मील उसी का क्षेत्र होता है। उसके बाद में समुद्र सभी लोगों का होता है। तो वो 220 नॉटिकल मील से तो पहले आ नहीं सकते थे, क्योंकि वो भारतीय क्षेत्र था और उनके लिए रिस्क भी थी कि यहाँ पता नहीं क्या उन्होंने छुपा रखा हो, कहीं कोई पनडुब्बी लगा रखी हो, क्या कर रखा हो। रशिया की हमारी तरफ थी क्योंकि उन्होंने अंदर आ गए वो सारा और चारों तरफ से कवर कर लिया। अब पाकिस्तान की फिर हालत टाइट कि हम तो यहाँ भी हार गए, यूएसए और ब्रिटेन, और क्योंकि रूस उस वक्त बहुत ताकतवर था, आज भी ताकतवर है रूस, और भारत का प्रिय मित्र अगर कोई देश है तो रूस ही है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की ये भी एक हार है। अब वो मानसिक रूप से भी, साइकोलॉजिकल भी उन पर प्रेशर बनने लगा और उनको हार मानने पर राजी होना पड़ा। और पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने क्या करा कि वहां पर पुतले उतार दिए, 5000 पुतले उतार दिए। तो उनको लगा कि अब तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। साइकोलॉजिकल प्रेशर जो जिसे बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया और 5000 पुतलों को कहाँ उतारा, बांग्लादेश में उतार दिया। अब 5000 पुतले उतार दिए तो उनको पाकिस्तान को लगा कि अब हालत टाइट है। सुबह सुबह ही ऐसा हुआ तो अब उनको लगा कि हालत टाइट है। और वायुसेना द्वारा जो हमला किया गया उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे वो बाल बाल बच गए। अब क्या है कि इनको हाथ सरेंडर करने पर मजबूर किया गया। अब ये तैयार हो गए, इनको आधा घंटे का समय दिया गया कि आप बता दो, नहीं तो हम ऐसे रुकेंगे नहीं। हम रुक गए और फिर पता चला कि तुम कुछ समय लेकर फिर आक्रमण कर दो। हम आधा घंटे का समय देते हैं, या तो आप सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तबाह कर देंगे। उन्होंने आधा घंटे में क्या कर दिया, वो तैयार हो गए काय के लिए, समझौता करने के लिए, और पूरी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बनाने के लिए सहमत हो गए वो। और शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में नया देश बनाया गया। इस तरह से ये 1971 का युद्ध था जिसमें बहुत ही गजब का युद्ध हुआ और भारत ने हर जगह स्ट्रेटजिक या फिर सेना की तरफ से या ताकत की तरफ से या मानसिक ताकत की रूप सभी तरह से पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। धन्यवाद दोस्तों।